Good afternoon, everyone. Today we are doing class 8 Science Curiosity chapter number 6 Pressure, Wind, Storms and Cyclones part 2. पार्ट 2 कवर करने वाले हैं चैप्टर का चैप्टर साइंस और क्यूरोसिटी का चैप्टर नंबर 6 है ऑफ क्लास 8 प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. लेट्स मूव ऑन आवर पार्ट. प्रीवियस क्लास में पूरा पढ़ लिया था. आज हमें स्टार्ट करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. कि कैसे प्रेशर एयर के थ्रू एग्जर्ट होता है डिफरेंट टाइप के चीज़ों पे. ठीक है. सो यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हम जानते हैं कि एयर सारी जगह है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो एनवलप होता है एयर का, मतलब जो जिसके अंदर एयर लेयर्स होती है एयर की. जैसे फर्स्ट लेयर आपने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, सब कुछ वगैरह जब आपने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस वाइज. मतलब एक तरीके से कहें एनवलप की जगह आप लिख सकते हो द लेयर ऑफ. लेयर भी लिख सकते हो. तो अगर आपको एनवेलप समझना है तो आप लेयर भी लिख सकते हो. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो लेयर होती है एयर की जो हमारे पूरे अर्थ के आसपास है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. मतलब कहोगे कि एटमॉस्फेयर एक तरीके से लेयर ऑफ एयर होता है. ठीक है. जो एटमॉस्फेरिक आपकी एयर होती है उसके अंदर क्या होता है. देखो एटमॉस्फेयर एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं उसको पढ़ते हैं. सो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर हमारा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में. जो मेन गैसेस हैं उनके नाम याद रखना. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन सम क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ठीक है. जो एटमॉस्फेयर है आपका वो एक्सटेंड करता है अप टू मैनी किलोमीटर्स. जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा है. मतलब लेयर्स ऑफ एयर्स बहुत सारी हैं. ठीक है. जो कि हमारे अर्थ की सरफेस तक जाती हैं. इतनी है. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट इफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर बाय परफॉर्मिंग बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. कुछ फॉलोइंग एक्टिविटी है इसको तुम समझें कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है थ्रू एयर. सो एक्टिविटी 6.3 है. लेट अस एक्सप्लोर. इसको देखते हैं. सो हमें एक पेपर प्लेट लेनी है, कुछ इस टाइप में लेनी है, एक टेबल पे रख देनी है उसको. और जब पेपर प्लेट ली है उसको एक स्टिक से अटैच कर देना है जैसे कि फिगर में शो है. और उसे पेन सरफेस या टेबल पे आप रख सकते हैं. फिर 2 आइडेंटिकल शीट्स लेनी है. चार्ट पेपर आप ले सकते हो या शीट ले सकते हो ऑफ अबाउट 70 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर ईच. एंड फोल्ड करना है शीट को ट्वाइस. मतलब एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट. आपने चार्ट पेपर लिया, आपका चार्ट पेपर है, इसको आपने फोल्ड करा. अभी फोल्ड होने पे कुछ इस टाइप का बन गया. इसी फोल्ड वाले को यहाँ पे रखना और यहाँ पे बीच में इसके होल कर देना है. ठीक है. ये चीज़ कहा गया है. पूरा चार्ट पेपर लेना है या उसका आधा लेना है, उसको फोल्ड कर देना है, उसके बीच में होल करके स्टिक कर देना है. आपको अटैच कर देना है स्टिक को. ठीक है. द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट बिग इनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट. जो फोल्डेड शीट है चार्ट पेपर की जिसको हमने फोल्ड करके होल करा है वो इजी होगी. उसके थ्रू आप होल उस स्टिक के थ्रू ही होल बना देना एंड प्लेस कर देना उस फोल्डेड शीट को ऑन टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर प्लेट. जो आपने पेपर प्लेट लिया था उसको उल्टा रख के पेपर को ऐसे रखना है जिसको आपने फोल्ड किया था एंड उसके ऊपर स्टिक रख देनी है. ठीक है. कुछ इस टाइप में वही चीज़ यहाँ पे शो है हमें. नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट. अब आपको पेपर प्लेट को उठाना है विद द फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक. जो फोल्डेड शीट थी उसके थ्रू यूज़ करके, जो आपने स्टिक से अटैच करी थी उसके थ्रू यूज़ करके आपको ये प्लास्टिक पेपर जो है आपका पेपर प्लेट है उसको उठाने की कोशिश करनी है. ऑब्जर्व करना है आपको कितना एफर्ट लग रहा होगा ना उसको लिफ्ट करने के लिए. वाई उसका आप समझना. जब एक्टिविटी करोगे खुद से आपको समझ में आएगा. ठीक है. नाउ प्लेस अ सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर. अब आपको क्या करना है, जो चार्ट पेपर आपको दो चार्ट पेपर लेने थे ना, 2 चार्ट पेपर के पीस लेने थे. एक चार्ट पेपर को फोल्ड करना था, एक चार्ट पेपर को एज यूजुअल यहाँ पे रखना था. ठीक है. तो उस इन द फोल्डेड शीट के बजाय आपका पूरा एक अनफोल्ड चार्ट पेपर का पीस रखना है. उस पर आपको होल बनाना है सेंटर में और दिस चार्ट पेपर और स्टिक से पास कर देना है उसको थ्रू आउट. फिर कवर करना है पेपर प्लेट को विद द अनफोल्डेड. इसके नीचे जो पेपर था इसके नीचे अनफोल्डेड पेपर प्लेट रख देनी है आपको. ठीक है. देन लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन. अब जब आप पेपर प्लेट को उठाओगे दोबारा तो आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत करनी पड़ेगी जितना आपको पहले वाले में लग रही थी. अब इन विच केस आपको लिफ्ट करना इजी लगा विद द फोल्डेड और द अनफोल्डेड चार्ट पेपर. तो जो अनफोल्डेड चार्ट पेपर था उसमें आपको इजी लगा होगा. ठीक है. वाई. सो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट मोर एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट व्हेन इट इज कवर्ड विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर. सॉरी, जो हमारा चार्ट जिसमें है ना अनफोल्डेड वाले में थोड़ा लगेगा. बिकॉज वाई लगेगा, क्यों लगेगा, बिकॉज अब देखो हमने चीज़ पढ़ी थी ना कि जब ज़्यादा बड़ा एरिया होता है. अब देखो जो स्टिक था हमारा, ये जो हमारा स्टिक था, ये देखो हमारा पेपर है.
स्टिक था। ये पेपर का जो एरिया है स्टिक के एरिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो स्टिक का एरिया, स्टिक ने देखो हमारा इतना एरिया लिया होगा डॉट जितना, एंड ये इसका एरिया कितना है, तो आप समझ लो ना कितना प्रेशर हुआ होगा उसको उठाने में। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर रिड्यूस हुआ चार्ट पेपर का। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो जो अनफोल्डेड चार्ट पेपर था उसको उठाने में आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, than with the folded chart paper. When we covered the paper plate with unfolded chart paper, जो एरिया था कवरिंग शीट इंक्रीज हो गया तो उसमें ज़्यादा प्रेशर हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया पेपर प्लेट का, तो उठाने में दिक्कत हो गई, ठीक है। एंड नोटिस दैट द वेट ऑफ द कवरिंग शीट हैज़ नॉट चेंज्ड। जब हमने एक शीट को कवर करा था, ठीक है, जो पेपर शीट को कवर करा था उसका जो वेट है वो चेंज नहीं हुआ। What can you infer from this? इससे आप क्या इन्फर करते हो? So we can infer from these observation that air exerts force on the covering sheet. Air ने force exert करा आपके इस शीट पे, ब्लू वाली शीट पे, ठीक है। एयर ने अपना प्रेशर exert करा उस पर, जिसने उसको डिफ़िकल्ट बनाया to lift the paper plate. Moreover, ये फोर्स इंक्रीज होता है जब हमारा ब्लू चार्ट का पेपर इंक्रीज हुआ, ठीक है। इट मीन्स दैट द एयर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द पेपर प्लेट। इसका मतलब एयर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है अपनी पेपर प्लेट पे। इसकी वजह से आपका जो एरिया है शीट का, ब्लू वाली शीट का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, हम जानते हैं प्रेशर का डेफिनेशन एज 4 पर यूनिट एरिया होता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो एयर एक्सर्ट कर रहा है ना प्रेशर पेपर शीट पे, वो ज़्यादा इंक्रीज कर पा रहा है। एंड इनफैक्ट एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। एयर जो है आपके सभी ऑब्जेक्ट्स पर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी कौन सा प्रेशर है जो सारी डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, जस्ट अ मिनट। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है थ्रू एयर अराउंड अस, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब एयर भी ना, हमने अभी पढ़ा ना इसमें कि एयर सभी ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अभी भी इस समय भी आप जब आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ऑब्जर्व करोगे कि आप पे भी अभी एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब जब एयर हमारे आसपास की जो एयर है प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर या ऑब्जेक्ट्स पर, उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। अभी भी इस समय एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके ऊपर है, दबाव है बहुत ज़्यादा, बट वाई हमें फील क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमारी बॉडी भी उसी के बैलेंस पे, बॉडी भी हमारी फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो कि बैलेंस हो चुके हैं, और इस वजह से हमें कोई फील नहीं हो रहा। अगर हमारी बॉडी, आपने देखा होगा जब हम माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो कुछ लोगों के नाक से खून लग जाता है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, लोग चढ़ नहीं पाते हैं, इनकी डेथ भी हो जाती है। बट वाई, ये क्यों होता है? तो जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं ना, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो कम होते चला जाता है, और जब कम हो रहा है तो हमारी बॉडी तो उस हिसाब से बैलेंस कर रही है ना। हमारी बॉडी पहले वाले नीचे वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही तो कर रही थी बैलेंस। अब जब ऊपर जाते जा रहे हैं तो ऊपर का तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर था वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब हमारी बॉडी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ही हमारे जो सेल्स है, जो हमारे नर्व्स है, जो हमारी नसें हैं, वो फटने लग जाती है। एंड इसी वजह से हमारे नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है इसी वजह से। सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू ब्लो एयर, जब आपने देखा होगा जब आप बैलून पे हवा भरते हो तो वो इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। वाई? बिकॉज प्रेशर की वजह से, प्रेशर आपका इनोलारेशन उसकी वॉल्स, उसके कंटेनर की वॉल पे दबाव डाल रहा है ना, दिस बिकॉज जो एयर है फील्ड हुई है इनसाइड द बैलून, जो कि उसके बैलून की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। सो कैन वी से दैट कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका मतलब एयर आपकी जो है इन ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसी वजह से बैलून सभी डायरेक्शन से एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। अब जब हम गुब्बारे को फुला देंगे लेकिन उस गुब्बारे का जो मुंह है जिससे हमने हवा भरी है उसको बंद नहीं करेंगे, खुला छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, हवा सारी बैलून से निकल जाएगी, दोबारा बैलून अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो यही है। अब क्वेश्चन आता है कि एयर बैलून से क्यों चली गई, क्यों हवा निकल गई उसमें से। सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़? आपको पता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लार्ज होता है? लेट इज गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी करने वाले इसके साथ समझेंगे कैसे हवा का मैग्नीट्यूड परफॉर्म करता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक्टिविटी 6.4 है, लेट अस परफॉर्म। तो यहाँ पे हमें एक गुड क्वालिटी का रबर सर्कल लेना है, यहाँ पे रबर सर्कल लेना है, ठीक है।
प्रेस करना है उसको फर्मली, उसको प्रेस करना है अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस। आपने वो देखा होगा ना, जो रबर सकर होता है, जिससे आपने देखा होगा मूवीज़ में, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्लाइंबिंग भी करते हो वॉल्स पे, वो आपने देखा होगा रबर सकर, वो आप डाल सकते हो, ठीक है, आपके घर में भी हो सकता है। तो उसको एक फ्लैट है, आप अपने टेबल पे जब रखोगे ना, तो जब उसको प्रेस करोगे, हमारे रबर सकर है, ठीक है, जब उसका आप प्रेस करोगे तब फोर्स एक्सर्ट करोगे तो ये अंदर हो जाएगा और अंदर और अंदर, उसके बाद इसको निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जब उसको आप रिलीज़ कर दोगे स्टिक को सरफेस पर, सो आप नहीं, यहाँ पे दे रखा, जब आप उसको प्रेस करते चले जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि उसके बाद जब आप अपना हाथ डालोगे कि वो जो रबर सकर है वो आपके सरफेस पे स्टिक हो चुका है, चिपक चुका है, हट नहीं रहा है, और आपको करने के लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए होगा। सो डिफ़िकल्टी फील होगी जब आप उसको टेबल से छुटाओगे, हटाओगे, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, इसका रीज़न पढ़ते हैं। तो जब भी हमने सकर को प्रेस करा एक फ्लैट सरफेस पे, तो जो बहुत सारी एयर थी between its cup and the surface on which it is placed is pushed out, वो पुश हो रही थी, वो जो एयर थी वो इतनी सारी पुश हो गई और रिड्यूस होते चली गई, सही सही हवा निकल गई, और अंदर जो एयर थी, जो इनके बीच में जो गैप था, इनके बीच में जो एयर थी वो बहुत कम हो गई। इस वजह से वो स्टिक हो गया सकर आपके सरफेस पे, बिकॉज जो पोजीशन थी एयर की वो हायर हो, इसमें सॉरी गैस निकली नहीं थी, इसमें देखो। अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको बीच में एयर थी, जब हमने इसे प्रेस नहीं करा तो इसे जब नॉर्मल में हमने रखा, नॉर्मल वे में रखा तो इतना था, ठीक है। अब इसको हम जब दबाया और दबाया, प्रेशर और डाला, तो जो इसके अंदर की जो एयर थी वो कोलाइड होने लगी विद ईच अदर। इसकी जो एयर थी उसके सरफेस, वुडन सरफेस और इसके सरफेस पर एक्ट करने लग रही थी। दैट्स वाई जब ज़्यादा एयर होने की वजह से सकर जो था इनसाइड का वो चिपक गया टू द फ्लैट सरफेस, एंड टू पुल द सर्कल ऑफ द सरफेस हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना था, ठीक है, जिससे कि वो प्रेशर जो है आउटसाइड का जल्दी से उसको थोड़ा कम करे, प्रेशर अंदर का, एंड जो शक्कर हमारे वो आपकी टेबल के फ्लैट सरफेस पे निकल जाए, ठीक है। डू यू नो हाउ लार्ज एटमॉस्फेयर प्रेशर इज, आप जानते हो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लार्ज है। जो फोर्स होता है ना, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है एयर कॉलम पर, उसका एरिया होता है 15 सेंटीमीटर नियरली। अगर हम देखें एक जो कि हमारे ग्रेविटी के फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होता है उसके मास के हिसाब से, जो कि 225 kg का होता है, मतलब 2250 न्यूटन के हिसाब से जो हमारा फोर्स होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है एयर कॉलम पर, वो करीब 15 सेंटीमीटर होता होगा, जो कि नियरली इक्वल है आपके फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, जिसका मास 225 kg, मतलब न्यूटन में लिया जाए तो 2250 न्यूटन के हिसाब से होता है। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड, जो कि उन्होंने को बताया अंडर दिस वेट, इज़ दैट हमारी बॉडी भी एक प्रेशर रिलीज़ करती है जो कि इक्वल होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये बैलेंस प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारे आउटसाइड वाले पे। इस वजह से हमारी बॉडी भी क्या कहते हैं एक सर्टेन चीज़ पर रहती है, हमारी बॉडी भी क्रश आउट नहीं होती है। अब जैसे जैसे प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने लगता है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने लगता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर जाते रहते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसके अंदर फ्लूइड्स, जो लिक्विड का प्रेशर वो ज़्यादा एग्जर्ट होने लग जाता है। उस वजह से जो टिश्यूज़ है, हमारी जो ऑर्गन्स है, जो हमारी नसें हैं वो फट जाती है, उस वजह से हमें नोज़ ब्लीडिंग भी हो जाती है। अ स्टेप फर्दर, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको हम पास्कल या पीए से डिनोट करते हैं। हाउएवर जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है ना एयर प्रेशर की, उसको हम मिली बार कहते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है हमारे एयर प्रेशर की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो है एमबी, मतलब मिली बार, विच इज़ इक्वल टू द 100 पास्कल, 100 पास्कल के इक्वल होती है। एयर प्रेशर भी एक्सप्रेस होता है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन हेक्टो पास्कल भी, HPA के थ्रू भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि इक्वल होगा हमारे 100 PA के, ठीक है। तो एयर प्रेशर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो मिली बार में, MB में, और एक हेक्टो पास्कल में, मतलब HPA में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ विंड, ठीक है, एंड इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे एंड एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, हाई स्पीड विंड रिजल्टिंग इन लोअर ऑफ एयर प्रेशर। लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट आवर फॉर्मेशन ऑफ विंड टॉपिक, ओके। So you must
हैव नोटिस दैट ऑन सम डेज, कुछ दिनों में आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, विंड जो है स्ट्रांगली ब्लो होती है और कुछ दिनों में वो काम रहती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है। समटाइम्स विंड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमारी डेथ को भी कॉज करती है, मतलब आंधी तूफान होने लग जाता है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, जब हम किसी इन्फ्लेटेड बैलून मतलब फूलों है बैलून जो हमारा हवा से भरा हुआ जो बैलून होता है, उसका जब हम माउथ बंद नहीं करते हैं, उसका मुंह खुला रहता है, तो आप देखते हो कि एयर एस्केप हो जाती है बैलून से और बैलून अपने नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मल शेप में आ जाता है जैसे वो पहले था। रिकॉल दैट व्हेन देयर इज अ पंक्चर इन द बाईसाइकिल ट्यूब, जब हमारी जो बाईसाइकिल होती है उसकी जो पहिए होते हैं उसके अंदर कोई पंचर हो जाता है तो उसके अंदर भी एयर निकल जाती है। ठीक है, ट्यूब में से एयर निकल जाती है। इन बोथ ऑफ दिस केसेस एयर मूव हो रही है हाई प्रेशर से टू लो प्रेशर। देखो अंदर जो था हमारे, जब हमने बलून में जब हमने गांठ बांधी तो इसके अंदर जो एयर थी वो कोलाइड हो रही थी, एयर जो थी हाई प्रेशर पे एग्जर्ट हो रही थी और इस बैलून के वॉल पे एक्ट कर रही थी। और ऐसे ही केस हमारे साइकिल के टायर में भी, हमारा साइकिल का टायर है, ठीक है, अब जो हमारा साइकिल का टायर है इसके अंदर जब हमने कोई पंचर हो गया तो इसके थ्रू साइड से हवा निकल गई है। क्यों निकल गई है? बिकॉज हाई प्रेशर था अंदर और जब जैसी हवा निकल, जैसे कोई पंचर हुआ, जैसे कोई होल हुआ, उस मीडियम के थ्रू वो लोअर प्रेशर में जाके रीजन में जाके आपका एयर मूव हुआ। अब ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, कि जैसे डिफरेंस होता है हमारे एयर प्रेशर में वो हमारे विंड्स साइक्लोन को भी कॉज कर सकता है। हाउ डू विंड्स फॉर्म? एक लड़की पूछती है कि कैसे हवा बनती है, कैसे विंड्स फॉर्म होती है। सो लेट्स फाइंड आउट विद द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.5 इज ऑब्जर्व। इसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं कैसे विंड हमारी बनती है। सो हमें टू सिमिलर बैलून्स लेना है, टू सिमिलर टाइप के बैलून्स लेने हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ थिन रबर, थिन एक मोटा रबर से एक सिमिलर टाइप के बैलून्स लेने हैं, सिमिलर शेप के बैलून लेने हैं मतलब। और एक ड्रिंक स्ट्रॉ हमें चाहिए। इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू वन बैलून, एक का जो स्ट्रॉ का एंड है उसको एक बैलून से इंसुलेट करो। ठीक है, एंड सिक्योर विद द रबर बैंड, सिक्योर करो एक रबर बैंड से और अ थ्रेड। नाउ इन्फ्लेट द बैलून। अब ये इस बैलून को छोड़ो, पहले जो हमारा होल था इस वाले होल से इसके अंदर हवा भरो। हवा भरने के बाद सेकेंड बैलून को उसी से अटैच कर देना है, इससे अटैच कर देना है और इसका ये माउथ क्लोज कर देना है। होल्ड इट्स नहीं, क्लोज नहीं करना है इसका माउथ। और देखो हमको एक स्ट्रॉ लेनी है और हमको स्ट्रॉ से लेके इस बैलून को अटैच करना है रबर बैंड से। अब इस स्ट्रॉ के माउथ से हम इस बैलून के अंदर हवा भरेंगे। हवा भरते ही हम इस बैलून को अटैच कर देंगे और इसका जो माउथ है इसको हम थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखेंगे विद योर फिंगर्स, जिससे कि एयर भागे ना। अब इंसर्ट करना है फ्री एंड, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून। इन्फ्लेटेड बैलून से इसको हमें अटैच करना, सिक्योर करना है विद अ रबर बैंड और अ थ्रेड। अब श्योर मेक श्योर करना है कि जो एयर है उसमें से लीक ना करे एंड जो बैलून है स्ट्रॉ से इंसर्ट रहे, अंदर ही रहे, इंसर्टेड रहे, मतलब अच्छे से पैक रहे उसके अंदर। नाउ यू हैव वन हैंड ऑफ द स्ट्रॉ इनसाइड द इन्फ्लेटेड बैलून एंड द अदर एंड ऑफ द इन्फ्लेटेड इन अनइन्फ्लेटेड बैलून। एक बैलून के अंदर हवा भरी हुई है, एक बैलून के अंदर हवा नहीं भरी है, दोनों ये अटैच है एक स्ट्रॉ के एंड से। ओके, मतलब दो स्ट्रॉ के एंड से, एक स्ट्रॉ है दो उसके एंड्स होते हैं उससे अटैच है। नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द बैलून्स। अब आप ऑब्जर्व करो कि जो हमारा इन्फ्लेटेड बैलून है उसके जो कुछ गैसेस हमारे इन अनइन्फ्लेटेड बैलून में जा रही हैं। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व, नहीं, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू बोथ द बैलून्स, इट हैपेंस प्रेडिक्टेड। सॉरी, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ बैलून्स? आपने दोनों के बैलून के साइज में कोई चेंज देखा और अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन इधर लिखी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से एंड ऑब्जर्व करते हैं। तो अब इसका रीजन क्या होगा फॉर द चेंज इन द साइज ऑफ द बैलून्स? जो एयर प्रेशर थी इन्फ्लेटेड बैलून में वो हाई प्रेशर थी, तो वो अनइन्फ्लेटेड बैलून में थोड़ा सा प्रेशर गया, जिससे कि थोड़ा प्रेशर जो हमारा पूरे भरा हुआ बैलून में था उसमें थोड़ा प्रेशर रिड्यूस हो जाए एंड एज अ रिजल्ट कुछ एयर मूव हुई हमारे इन्फ्लेटेड बैलून से टू द अनइन्फ्लेटेड बैलून और रिजल्ट हुआ कि दोनों के बैलून का जो साइज था वो चेंज हुआ। ठीक है, एंड डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बैलून्स अटेन ऑलमोस्ट, और कुछ समय के बाद आप देखोगे दोनों बैलून ना एक सर्टेन, दोनों बैलून एक सेम साइज पे एक्सटेंड हो रहे होंगे, इन्फ्लेट हो रहे होंगे, बिकॉज दोनों में बैलेंस एयर चली जा चुकी है। एंड वाई डज द एयर फ्लो स्टॉप? और कुछ देर बाद एयर का जो फ्लो है स्टॉप क्यों हो जाएगा? बिकॉज दोनों में एयर सेम मात्रा में हो जाएगी। सो द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूज टिल द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बैलून इज हायर देन द एयर प्रेशर इन द अनइन्फ्लेटेड बैलून। एयर जब तक नहीं जा पाएगी जब तक जो दूसरा वाला बैलून था
एंड जो दूसरा वाला बैलून था, दोनों में एक सर्टेन साइज का या सर्टेन अमाउंट का एयर प्रेशर नहीं हो जाता जब तक, ठीक है। जब दोनों में सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन टाइप का एयर प्रेशर दोनों में हो जाएगा, जब भी आपकी बैलून स्टॉप हो जाएगी टू फ्लो इन बोथ बैलून्स। स्लाइड में लिखी हुई है द एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन द प्रेशर इन बोथ बैलून्स बिकम्स इक्वल एंड एट दिस स्टेज जो दोनों बैलून्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट अपने सेम साइज पे हो जाएंगे। इसलिए हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड करते हैं कि जो एयर है वो एक रीजन से, मतलब हाई एयर प्रेशर से टू लो प्रेशर रीजन तक मूव करती रहती है। एंड यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज सी ब्रीज से भी आपने ये पूरा कंक्लूड करा होगा, जो कि हमने पुराने कोर्स से पढ़ा है क्लास 7 के, और क्यूरोसिटी के ग्रेड 7 में भी पढ़ा है, ठीक है। एज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, जब लैंड ज़्यादा तेज हीट हो जाती है, हमें पता है लैंड ज़्यादा फास्टर हो जाती है, लैंड ज़्यादा गर्म होती है, सबसे पहले गर्म लैंड होती है, देन वाटर ड्यूरिंग द डे एंड एयर अबव द लैंड वो भी हमारी गर्म हो जाती है और लाइट होने लग जाती है, एंड वो राइज हो जाती है, उसकी जगह पे आपकी ठंडी एयर जाती है, क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। एंड जो एयर होती है फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टू ऑफ द सी ब्लो होती है टू द लो प्रेशर जो कि हमारे लैंड पर डेवलप होती है, जो रिजल्ट करती है हमारे सी ब्रीज में। एट नाइट हमारा लैंड ब्रीज होता है, इसमें वाटर गर्म हो जाता है देन द लैंड एंड देयरफॉर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है सी में, और एज अ रिजल्ट विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी गिविंग राइज टू द लैंड ब्रीज। थर्ड जो फिनोमेना है इस लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का, वो भी मेनली इसी से सिचुएटेड है, प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम ओवर द लैंड एंड द सी, इसी से कंक्लूड ये भी थोड़ा बहुत है। एंड इफ वी कुड मेजर द स्पीड ऑफ द एस्केपिंग एयर इन एक्टिविटी 6.5, आप क्या देखोगे कि जो स्पीड है एयर की, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक गई है, उनका डिफरेंस भी हाई है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब बता रही है आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ्स, जो तेज़ हवा चलती है जैसे तूफान या आ जाता है, तो वो हमारे घर की छत भी उड़ा जाती है। अब एक लड़का कहता है मैं चकित हूँ कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.4 हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। कैसे हाई स्पीड के जो विंड है रिजल्ट करती है हमारे लोअर एयर प्रेशर पर भी। एक्टिविटी 6.6 पर ध्यान देते हैं, लेट अस ऑब्जर्व। आपको 2 बैलून्स लेने हैं सेम साइज के, इन्फ्लेट करना है दोनों बैलून्स को और उनको एक स्ट्रिंग से टाई कर देना है। हमारी आपको स्ट्रिंग लेनी है, एक मान लो आपने एक रॉड लिया, उस पर आपने 2 बैलून को लटका दिया, ठीक है। हैंग द बैलून फ्रॉम द स्टिक से हैंग करना है बैलून को, और एक गैप ऐसे लेना है, 6 to 10 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पे शो है, यहाँ पे कुछ गैप है, ठीक है। नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन द बैलून्स, जो हमारे बैलून के बीच में जो स्पेस है उसमें आपको हवा को ब्लो करना है। व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स, बैलून्स के थ्रू क्या, बैलून्स में क्या हैपन होगा, और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो। नाउ ब्लो हार्ड एंड ऑब्जर्व, ज़्यादा तेज़ ब्लो करो और आप ऑब्जर्व करोगे जब आपने ब्लो करा था बिटवीन 2 बैलून्स, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि वो आपके वो मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जो 2 बैलून्स थे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने लग रहे थे। दिस हैपेंस बिकॉज वहाँ पे जो हमने जो एयर ब्लो करी थी बिटवीन द बैलून्स, जब हमने एयर ब्लो करी थी बिटवीन द बैलून्स, एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ था वहाँ पे, इस वजह से जो हाई एयर प्रेशर थी उस लो प्रेशर की वजह से सराउंड हुआ और दोनों बैलून्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लग रहे थे टूवर्ड्स ईच अदर। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग हार्डर इंक्रीज द स्पीड एट विच द बैलून्स अप्रोच ईच अदर। जब हम ज़्यादा तेज़ हवा ब्लो करते हैं, ज़्यादा तेज़ हवा आती है, तो वो हमारी इंक्रीज करती है हमारे स्पीड की भी, जो हमारी स्पीड है हवा की उसको भी इंक्रीज करती है। जब तूफान आता है तो एक हाई विंड का हाई प्रेशर होता है, तो उसके थ्रू आपने देखा होगा इसकी स्पीड भी कितनी तेज़ होती है किसी चीज़ को उड़ाने के लिए। इसी वजह से हमारा ये कंक्लूड होता है कि जो बैलून्स थे वो भी एक स्पीड पे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड इससे हम क्या इन्फर करते हैं, इस एक्टिविटी से हम इससे इन्फर करते हैं कि जो हाई स्पीड विंड्स होती है वो हमारे वो रिड्यूस हो सकती हैं बाय एयर प्रेशर, ठीक है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, वो एयर प्रेशर को रिड्यूस करती है, ठीक है। देखा होगा जब तेज तूफान जो आता है हमारे आसपास के लोकेलिटी में, तो वो हाई स्पीड विंड होता है, तो वो हमारे घर भी उड़ा ले जाता है और लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है ओवर डैम, क्योंकि हाई स्पीड विंड जो है वो हमारे प्रेशर को रिड्यूस कर रही हैं, उस वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देयरफॉर जो एयर प्रेशर होता है हमारे रूफ्स के ऊपर हाउस पे, वो लोअर होता है जो हमारे नीचे के प्रेशर, मतलब जो हमारा ऊपर का प्रेशर होता है ना हमारे छत के ऊपर वाला, वो कम होता है एज द कंपेयर इन द अवर बॉटम रीजन, ठीक है।
इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्जर, अगर दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस वो लार्जर है तो ये हमारे रूफ को वीक बनाता है एंड हमारा जो रूफ है छत का वो उड़ जाता है, ठीक है, जो हमारे इस फिगर में शो है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेफर टू कीप डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेस ओपन। इस वजह से कहते हैं कि दोनों का जब बैलेंस इक्वल रहे, कि दोनों का बैलेंस थोड़ा स्मॉल रहे, इसलिए हम कहते हैं कि जब तूफान चल रहा होता है तो अपने घर के जो दरवाजे हैं खिड़कियाँ उनको ओपन रखना चाहिए, जिसके हाई स्पीड विंड जो है हमारे घर के अंदर भी आए और दोनों का बैलेंस रहे, ऊपर का भी और नीचे का भी। व्हेन द सेम विंड मूव्स ओवर द रूफ्स, वही सेम विंड जब ऊपर जाती है रूफ पे तो हाउस एक बैलेंस वे में रहता है, डिफरेंस जो है इन दोनों का प्रेशर का थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रूफ्स है एक लार्ज एक्सटेंट पे जिनका रूफ का जो ये है और इसका डिफरेंस जो है एक रिड्यूस हो जाता है एक टाइम पे एंड हमारे रूफ को उड़ने से बचाता है फ्रॉम ब्लोइंग ऑफ एज इज शोन फिगर 6.14। So you must have experienced that when high speed winds blow during storms, जब तेज तूफान में जब हाई स्पीड विंड ब्लो करती है समटाइम्स थंडर या लाइटनिंग भी होती है, ठीक है, बिजली कड़कती है और लाइटनिंग भी होती है साथ में, तो क्यों होती है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम इन द नेक्स्ट टॉपिक एंड विद द नेक्स्ट वीडियो 6.5 स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। इफ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको किसी और चैप्टर में भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी या डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर योर डाउट और क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।